पार्टी के आदेशानुसार आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। मुख्य मुद्दा जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का था वह है जो अभी ट्यूसडे को यानी 20 तारीख को एफिडेविट दिया प्लानिंग कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में बिलो पॉवर्टी लाइन की परिभाषा के बारे में। उसके बारे में कुछ बातें रखनी थी और दूसरा कि हमारे कुछ पत्रकार मित्रों ने बताया कि आज का जो ताज़ा विषय है या कई दिनों से जो विषय चल रहा है वो है 2G स्पेक्ट्रम का, तो उसके बारे में भी कुछ कहना चाहिए। तो मैं 2G स्पेक्ट्रम की जो बात है उसी से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, उसके बाद वो गरीबी के मुद्दे पर आऊंगा। ये जो अभी हाल में खुलासा हुआ कि वित्त मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्री के देखने के बाद एक नोट गया पीएमओ को, वो हमारे ही एक कार्यकर्ता ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उसकी कॉपी उपलब्ध की और वो फिर मीडिया के सामने आया और तब से एक नया मोड़ इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे विवाद में आ गया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस नोट में जो बातें हैं वो हम में से कुछ लोगों के लिए नई नहीं थी। मैंने यहीं पर आपसे बातचीत की थी पीएसी की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी उसके बाद, और हम लोगों ने, मैंने आपसे कहा था कि इसमें गृह मंत्री, उस समय के वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम की भूमिका संदेह के घेरे में है। और ड्राफ्ट रिपोर्ट में पीएसी ने उस पर टिप्पणी भी की। मुख्य रूप से उन कागजातों का ही मैं जिक्र करूंगा जो आज पब्लिक डोमेन में है क्योंकि मैं जेपीसी का भी सदस्य हूं और मैं कोई ऐसी बात यहां नहीं कहना चाहता उन दस्तावेज़ों के आधार पर जो जेपीसी के सदस्य के रूप में मुझे उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन सिर्फ पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक हुए जो दस्तावेज़ हैं उसके आधार पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उस समय के वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने और उस समय के वित्त मंत्रालय ने शुरू में जो स्टैंड लिया वह स्टैंड उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया इस पूरे प्रकरण का अंत आते आते। शुरू में उनका स्टैंड ये था कि सन 2001 की एंट्री फी जो है वो सन 2008 में वैलिड नहीं मानी जाएगी। उन्होंने ये स्टैंड लिया कि सन 2001 में या सन 2003 में स्पेक्ट्रम एलोकेशन के ऊपर उतना दबाव नहीं था जितना सन 2008 में था। तब तक स्पेक्ट्रम एक स्केर्स कमोडिटी हो चुकी थी और इसलिए स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग भी मार्केट डिस्कवर्ड हो। और जब वो उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर श्री ए राजा से लगातार मिलते रहे
उसके बाद जुलाई 2008 4 जुलाई को वो न केवल एक निष्कर्ष पर पहुंचे जिससे उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया, बल्कि वित्त मंत्रालय के हर मुद्दे पर स्टैंड को पीछे छोड़ते हुए श्री चिदम्बरम उस स्टैंड से सहमत हो गए जो शुरू से श्री ए राजा और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का स्टैंड था। और प्रधानमंत्री जी को उन्होंने जिस कंसेंसस को, जिस सहमति को रिपोर्ट किया, वो कंसेंसस एक्चुअली डीओटी का स्टैंड था। उसमें दूर दूर तक वित्त मंत्रालय के स्टैंड का एक भी इनपुट नहीं था। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो श्रीकांत शर्मा जी ने मुझे दिखाया कि पीटीआई का लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट क्या है, और उसमें मैंने देखा कि सीबीआई ने श्री जसवंत सिंह जी का साक्ष्य, उनका एविडेंस रिकॉर्ड किया है, और वो रिकॉर्डिंग पूरा हो गया, ऐसा रिपोर्ट उन्होंने किया है। मेरा ये कहना है कि हम लोगों के समय में जो कुछ हुआ उससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ढंग से कभी किसी सरकार ने काम नहीं किया है, टेलीकॉम पॉलिसी के बारे में खास तौर पर। और उसके बाद भी सीबीआई ने उचित समझा कि उस समय के वित्त मंत्री से बातचीत की जाए, पूछताछ की जाए। श्री चिदम्बरम के बारे में अब इतने सबूत आ गए हैं, इतने प्रमाण आ गए हैं कि सीबीआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहना कि नहीं, उनसे कोई पूछताछ करना जरूरी नहीं है, ये लाफेबल है, हास्यास्पद है। आज चूंकि आपसे बातचीत कर रहा हूं इस मुद्दे पर, तो कहूंगा कि शायद हमारे पार्टी के प्रवक्ता और प्रकाश जी माफ करेंगे, चिदम्बरम के प्रति बहुत सॉफ्ट रहे हैं। चिदम्बरम का स्थान वही है तिहाड़ जेल में जो श्री ए राजा का सेल है। उसी सेल में चिदम्बरम जी को जाना चाहिए। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, उन्होंने कहा कि उनका पूरा विश्वास है, पहले भी था, आज भी है, श्री चिदम्बरम के प्रति। तो जाहिर है वो कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरी तरह कॉम्प्लिसिट हैं। वो पूरी तरह लिप्त रहे हैं हर एक उस कदम पर जो उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर ने उठाया था, और वित्त मंत्रालय और टेलीकॉम मिनिस्टर ने मिलकर जो तय किया था। आज के दिन मेरे मन में अगर ए राजा के लिए कोई एडमिरेशन है तो वो ये है कि उस व्यक्ति ने हर कदम पर प्रधानमंत्री को सूचित करके रखा, हर कदम पर। यहां तक कि उन्होंने जब 1 अक्टूबर 2007 के डेट को प्रीपोन कर दिया 25 सितंबर 2007 को, तो उसकी भी सूचना प्रधानमंत्री को दी। हर कदम पर उन्होंने पीएमओ को चिट्ठी लिखकर, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर बताने का काम किया कि वो क्या कर रहे हैं। और अगर उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी चुप रहे तो वो मात्र चुप्पी नहीं मानी जाएगी, वो अप्रूवल माना जाएगा, मंजूरी मानी जाएगी उन सब कदमों का जो राजा ने उठाया था। और इसलिए जाहिर है कि प्रधानमंत्री तो डिफेंड करेंगे ही करेंगे।
बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर नोज कि अगर ये चिदम्बरम को टच करेगा तो प्रधानमंत्री अनटच्ड नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने पहले राजा को डिफेंड करने का काम किया, वो अंत समय तक राजा को डिफेंड करते रहे, और जब सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग के चलते राजा जेल चले गए तब उन्होंने डिफेंड करना छोड़ दिया। अभी वो चिदम्बरम को डिफेंड कर रहे हैं। चिदम्बरम जब जेल चले जाएंगे तो वो चिदम्बरम को डिफेंड करना छोड़ देंगे, तब सिर्फ अपने को डिफेंड करेंगे। और जब उनकी सरकार समाप्त हो जाएगी इस पूरे घोटाले के चलते, तो शायद उनके लिए अपना बचाव करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि वो जो सुनवाई कर रही है सुब्रमण्यम स्वामी के पिटीशन पर, उसमें निश्चित रूप से वह यह आदेश दे कि श्री चिदम्बरम के खिलाफ सीबीआई जांच करे, और यहीं नहीं रुके, वह यह भी आदेश दे कि प्रधानमंत्री की इसमें जो संलिप्तता रही है उसकी भी जांच हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं न्याय को, इंसाफ को धक्का लगेगा, and we will not be able to do justice with this huge scam which has taken place. तो ये 2G के बारे में था। We'll come to the questions at the end of this. जो मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं, जो कि इसमें हम एक लिखित बयान भी इसके बाद आपको उपलब्ध करा देंगे कि प्लानिंग कमीशन ने प्रधानमंत्री के अप्रूवल के बाद जो एफिडेविट दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में कि शहरी क्षेत्र में 32 रुपया प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्र में 26 रुपया प्रतिदिन अगर कोई खर्च कर रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाएगा। और आप जानते हैं कि ये एफिडेविट उन्होंने दिया सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर जिसमें 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्लानिंग कमीशन को कि 20 रुपया शहरी क्षेत्र के लिए और 15 रुपया ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो प्रतिदिन का खर्च आपने दिखाया है गरीबी रेखा के नीचे होने के लिए, उसको आप मई 2011 के प्राइस इंडेक्स से जोड़कर सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा रखें। और उन्होंने 20 रुपये को 32 रुपया किया और 15 रुपये को 26 रुपया किया। और ये फिगर उन्होंने अभी ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था अपडेट कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके पहले चाहे वो अलग कमेटी रही हो चाहे लकड़ावाला कमेटी रही हो, उन्होंने ये माना था कि 2100 कैलोरीज फॉर द अर्बन एरियाज and 2400 calories for the rural areas, along with some other expenditure on health, education, clothing, etc., should be the figure for BPL. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आज के दिन 20 रुपये में और 15 रुपये में 2100 कैलोरीज एंड 2400 कैलोरीज का कंजम्पशन कोई कर नहीं सकता है, इतना उसको भोजन उपलब्ध ही नहीं होगा। तब इन्होंने ये फिगर दिया है 32 एंड 26। अब आप जानते हैं इसमें मैंने कोट किया है एनसी सक्सेना कमेटी को। कमेटी ने
अगस्त 29, 2009 को रिपोर्ट दिया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को, और मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन दैट इज पुअर is far greater than the present cutoff line of 28.3%. The committee would therefore strongly recommend that the percentage of people entitled to BPL status should be drastically revised upwards to at least 50%, though the calorie norm of 2,400 would demand this figure to be about 80%. ये कमेटी भारत सरकार ने बनाई थी और इस कमेटी का ये मानना है। उसके बाद अर्जुन सेनगुप्ता, लेट लैमेंटेड, जिन्होंने एस्टिमेट किया था 77% ऑफ द पीपल लिव ऑन 20 रुपीज़ अ डे। वर्ल्ड बैंक का फिगर जो है $1.25 a डे, उसके अनुसार उन्होंने कैलकुलेट किया कि अबाउट 41.6%, 42% पीपल इन इंडिया लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। But the point is that, even after all these years, we have not been able to arrive at a firm definition of poverty in our country. Definitions have been changing with committees. Figures of the total number of poor in this country have been changing with committees. और दिक्कत जो है वो ये है कि देयर आर टू मेनी एजेंसीज इन्वॉल्व इन दिस। प्लानिंग कमीशन इज द नोडल एजेंसी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी, एंड देयरफॉर दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द टास्क ऑफ डिफाइनिंग पॉवर्टी and fixing the poverty line. But independently, the Ministry of Rural Development does it. Independently, the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation does it. The actual figures are collected by the National Sample Survey Organization, which works under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Then every 10 years, the Registrar General of Census under the Ministry of Home Affairs collect these figures. And now the latest in the line is the Unique Identification Authority of India under Mr. Nilekani, which is housed in the Planning Commission. So today the confusion is complete. It's the worst confounded confusion that we can think of. Or according to the Planning Commission's latest figure, a person can live comfortably in a big city like Mumbai or Delhi or Chennai at about rupees 3,860 rupees per month, which will include not only the cost of food, but also expenditure on conveyance, house rent, education, health, clothing, footwear, and other personal items. Now, why has this become so important? शायद मैंने पहले अभी आपसे कहा है. I came back yesterday from my constituency after 5 days, and I went to the villages once again. जिस भी गांव में आप जाइए आज के दिन, सबसे अधिक आपके ऊपर जो डिमांड होता है, women come and clamor literally कि मुझे बीपीएल कैटेगरी में रखवाओ, मैं बीपीएल कैटेगरी में क्यों नहीं हूं, हम इतने गरीब हैं फिर भी हम बीपीएल में क्यों नहीं हैं। और इसलिए कहती हैं क्योंकि सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, चाहे वो भारत सरकार की योजना के अंतर्गत हो, चाहे राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत हो, या इंदिरा आवास जो उनको मिलता है, या उनको जो ओल्ड एज पेंशन मिलता है, विडो पेंशन मिलता है, हैंडीकैप पेंशन मिलता है, या स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में उनको जो असिस्टेंस मिलता है, all the benefits that flow out of a government of India scheme or a state government scheme are only meant for the below poverty line category. एंड मार्जिन्स पर इतना बड़ा, आप देखिए, अगर एनसी सक्सेना ने कहा कि
अभी जो है 27%, उसको कम से कम 50% करना चाहिए, लेकिन सचमुच में 80% होगा। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा एक तबका है विच इज़ ऑन द मार्जिन्स बट विच इज़ नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द बीपीएल कैटेगरी। तो वो सब लोग पकड़ते हैं, कोई भी उनके बीच में जाता है, पदाधिकारी जाएगा उसको, राजनीतिज्ञ जाएंगे उनको, कोई भी जाएगा उनको, आप भी जाएंगे तो शायद आपको वो लगे कहेंगे कि हमारा नाम बीपीएल में डलवा दो किसी तरह। और इससे भी बड़ी एक दिक्कत जो है वो ये है कि in order to keep its expenditure down and the plan allocations within limits, the planning commission puts a cap on this. हर जिले का एक कोटा है गरीब का, हर स्टेट का एक कोटा है गरीब का। और अगर आपने दूसरे जो सचमुच में गरीब हैं उनको आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, तब भी वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो कोटा के अंदर नहीं आते हैं। और दैट कैप इज एंटायरली अनटेनेबल बिकॉज यू आइदर हैव पॉवर्टी line or you don't have a poverty line. If you make all your benefits universal, then you don't need a poverty line. But अगर poverty line है तो उसका इंतज़ाम सही हो। अब ये मैं definitions की बात कर रहा था, एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन में उसके भी फिगर्स हैं कि कैसे जो APL है वह पॉवर्टी लाइन, वो दबंगता के नाम पर बीपीएल में आ गए, उनको इंदिरा आवास मिलना शुरू हो गया, उनको सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो गए, और कैसे जो रियली डिजर्विंग हैं उनको ये उपलब्ध नहीं हो रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट दिस इज लीडिंग टू सच अनरेस्ट इन द रूरल एरियाज विच वी कांट इवन इमेजिन सिटिंग हियर। बवाल मचा हुआ है वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसी बात को लेकर है कि मैं गरीब क्यों नहीं हूं, मुझे गरीब क्यों नहीं माना जाता है। और इसीलिए मैंने ये सजेस्ट किया है कि दिस इज टू इम्पॉर्टेंट एन इशू टू बी लेफ्ट ओनली टू द डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन एंड द प्राइम मिनिस्टर, बोथ ऑफ whom rarely visit the poor in the rural areas, rarely. Washington, New York, लंदन, बॉन, बर्लिन, सब जगह जाने को प्रधानमंत्री जी को फुर्सत है, लेकिन पिछली बार वो कब किसी ग्रामीण क्षेत्र में गए और कब जाकर वहाँ उन्होंने वहाँ के गरीब लोगों के साथ कोई भी बातचीत की हो, ये मुझे याद नहीं पड़ता है। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हो सकते हैं, लेकिन आज जो गरीबी है इस देश में उसका उनको कोई भी व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है। एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ते हैं, एक्सपर्ट्स तरह तरह के मॉडल्स बनाते हैं, लेकिन गरीब दायरे के बाहर रहता है। इसलिए हमने सुझाव दिया है इसमें कि पार्टी की तरफ से हम ये सुझाव दे रहे हैं कि इमीडिएटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कॉल ए मीटिंग of state chief ministers and representatives of political parties and discuss, क्योंकि तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट आई हुई है, सक्सेना कमेटी रिपोर्ट आई हुई है, एक हाशिम कमेटी रिपोर्ट बनी थी अर्बन एरियाज़ के बारे में, वो भी पता नहीं आई है कि नहीं है ये, लेकिन आने वाली ही थी। इन सब रिपोर्ट्स को और गरीबी रेखा की परिभाषा को और उसका परिभाषा के अनुसार आइडेंटिफिकेशन कैसे हो, पहचान कैसे हो, इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए देयर शुड बी ए मीटिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हु शुड सिट डाउन एंड टेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड गो अबाउट दिस बिजनेस। तो ये मैं अपनी तरफ से मित्रों आपको कहना चाहता था। अब आपके प्रश्न या कोई और मुद्दे हों तो उस पर बात करूंगा। एक मिनट पहले चिदम्बरम 2G
they should have done a lot of things, but ये जो नोट फिनेंस मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में गया, जिसको लेकर इतनी आज मीडिया में चर्चा हो रही है. Now, this is March 25, 2011, as late as this. और इस नोट में जो चीज़ फिनेंस, उस समय के फिनेंस मिनिस्टर और फिनेंस मिनिस्ट्री को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा करती है, वो नोट क्या है, वो लाइन क्या है? वो कहते हैं DOT could have invoked this clause, the clause which says licenses can be, terms can be changed, licenses can be cancelled. उसके बारे में कहते हैं DOT could have invoked this clause for cancelling licenses in case Ministry of Finance had stuck to the stand of auctioning the 4.4 megahertz spectrum. ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप हमारे बात को डिसमिस कर दीजिए एज पोलिटिकली ओरिएंटेड, बायस्ड. ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नोट कह रहा है, और जाहिर है कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिड नॉट स्टिक टू द स्टैंड इट हैड टेकन. और मैं आपको बताऊं कि आज भी हम लोगों ने 2003 की पॉलिसी में जो तय किया था, वही पॉलिसी चार्जेस के बारे में चल रही है. एंड देयर आर 3 काइंड्स ऑफ चार्जेस विच टेलीकॉम कंपनीज आर पेइंग. वन, दे आर पेइंग, सपोज टू पे एन एंट्री फी. जो नया ऑपरेटर आता है वो एक एंट्री फी देता है. दैट एंट्री फी वॉज डिस्कवर्ड थ्रू ए मल्टी स्टेज बिडिंग प्रोसेस in the year 2001, and for an all India license it worked out to something like 1658 crore. इसके अलावा, एंट्री फी के अलावा, they pay a license fee which according to the NTP 99 became a fee that you paid as you went along, which meant that you earned and paid the license fee, which was fixed at a certain percentage of their gross revenue. And the third is spectrum usage charges. कि आपको स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, उसका अलग से आप यूसेज चार्जेस दीजिएगा, अगेन बेस्ड ऑन योर client base, number of services that you are providing, area that you are covering, and the revenue that you are collecting. These were fixed, and the cabinet approved this in 2003. तो अभी जो पूरा डिस्प्यूट हुआ, जिसके चलते ए राजा आज जेल में है, वो क्या था कि 2008 में आपने कहा 2001 के प्राइसेस पर करेंगे एंट्री फी, which even the Supreme Court said what is available at 2001 prices today. So they should have gone to a market discovered entry fee, जैसे 2001 में हुआ. Number 2, license fee. They could have said in view of the number of क्योंकि कितने 127 इतने licenses issue हुए 2008 में, बड़ा भारी crowd था. So they would have said, in view of this, license fee will increase by this percentage, and spectrum usage charges, which is the third element of this, spectrum usage charges fall in a different category because spectrum had become a scarce commodity by 2008. नहीं तो आदि काल से स्पेक्ट्रम है हवा में, कभी थोड़ा बहुत यूज हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब उतना डिमांड आ गया तो आप उसकी प्राइस को तय करेंगे कि नहीं, जैसे आपने 3G में किया. तो स्पेक्ट्रम का कैसे ऑक्शन हो, क्या किया जाए, कितना हम देंगे शुरू में, कितना हम उसके एडिशनल देंगे, एडिशनल का क्या हो रेट, शुरू का क्या हो रेट. ऑल दीज वेर इश्यूज विच एनी पर्सन सिटिंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स would have looked at for the sake of maximizing government's gain without affecting the telecom revolution, expansion which was taking place. तो
ये करने के बजाय अगर फिनेंस मिनिस्ट्री कहे कि नहीं इसका एंट्री फी मार्केट डिस्कवर्ड हो, स्पेक्ट्रम का भी मार्केट डिस्कवरी हो, ऑक्शन किया जाए, और उसके बाद यू गो बैक and say whatever Raja is saying is Maran said is all right, then I will hold both the finance minister and the prime minister guilty. The question आपने पूछा कि Raja says because he belonged to DMK or Maran said keep off, तो I'll say arm's length. What kind of a prime minister this country has or had who will submit to this extent to an ally only to keep his government going? This is absolutely unacceptable defense of the Prime Minister. He is, after all, the Prime Minister of India. He is the head of government. And he can't hide behind this कि राजा ने कह दिया और मारन ने कह दिया. दिलीप अभी आपने ये कहा कि आपकी पार्टी थोड़ा सॉफ्ट रही है चिदम्बरम के सवाल पर। मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि चिदम्बरम साहब की भूमिका उतनी है कि राजा की है, उनको भी वही होना चाहिए। आप दूसरी बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी पूरी तरह लिप्त है, तो आपने चिदम्बरम का आपकी पार्टी इस्तीफा मांग रही है, तो प्रधानमंत्री को क्यों बचा रहा है? इस्तीफा तो मांग ही लिया. प्रधानमंत्री का इस्तीफा तो लगातार बीजेपी मांगती रही है. उनको जेल भेजने की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं. हाँ, ऐश्वर्या कहिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है. एक सेकंड क्या क्या बातें सामने आती हैं उसका भी थोड़ा इंतजार कर लिया जाए. चिदम्बरम, हाँ, Sir, we just demanded a CBI inquiry into the role of the Prime Minister in this as well. Sir, as the colleague was asked, till yesterday the BJP was saying that the Prime Minister might have been misled. But today you were saying that his silence was his approval. yes, I am saying this with full sense of authority and conviction that the Prime Minister is and was fully complicit in whatever was happening in the telecom ministry, because Raja had kept him informed of every little move that he was making, and the Prime Minister acknowledged all his letters. It's not that he didn't see it remained lying at some lower levels in PMO. No, it was not this. So, sir, will you be satisfied with the JPC inquiry as you are a member as well? Or JPC is inquiring into it. JPC will continue to inquire into this. But I made it very clear that I am not basing what I am saying today on any JPC document. I am saying it on the basis of documents which are already in public domain. Prime Minister's letters, the exchange of letters between Prime Minister and Raja are in public domain. This note now has come into public domain. Many other documents, Maran's documents, Raja's other documents, they are all over the place. So you don't you don't have to be a member of JPC or PAC now to get hold of these documents. Everyone is aware of them. मीना जी Ji? Because the Supreme Court is seized of the matter, it's pending before the Supreme Court, and therefore I said that I appeal to the Supreme Court through you to take cognizance of the role of Chidambaram and order a CBI probe. Because it's only after the court uses its authority that the government moves. That is the unfortunate situation in which we find ourselves. मीना जी
No, you're free to do that. No, I'm saying that because you are in the know of it, that how did the finance minister at that time take a decision for such a huge chunk of money which was contracted for? On what basis? Because revenue sharing, you didn't know unless you were a soothsayer that telecom would grow at that rate and what the revenue sharing windfall would be. You have asked a very relevant question. You see, the decision to formulate NTP 99 and the decision to permit migration of the existing license holders to the NTP 99 was taken by the cabinet as a whole. NTP 99 was approved in March 1999 by the cabinet. Migration package was approved by the cabinet in July 1999. I am not talking about the case. Nothing at all, Madam Neena Vyas, nothing at all. Because if we had continued in that mode, then telecom sector would have been ruined and government would not have got a single farthing. That was the situation. You see? And as a result of the formula which was devised by NTP 99, if you calculate the revenue which accrued to the government through the entry fee, through the license fee, through the spectrum usage charges, it is many times more than the license fee which would have accrued to the government, even if we had taken their skin off their bodies. वो मिलता ना मिलता नहीं पता, लेकिन अगर मिल भी जाता तब भी उतना नहीं मिलता जितना ये मिला. और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि NTP 99 ended duopoly. NTP 94 talked about only two players, two service providers. NTP 99 ended duopoly and brought in multipoly. And as a result of multipoly, a large number, I mean, as long as we were in government, there were only 4 operators because MTNL, BSNL को लाया हम लोगों ने public sector के नाम पर, and then we brought in a 4th operator in all the circles by 2004. But the 127 licenses that Raja sought to issue would not have been possible if multipoly had not been the policy of the government. No, nobody brought Reliance through the back door. And if you want to enter into an argument, then Neena ji, I invite you, let's sit down with each other and discuss this with whatever audience you want. But the point I'm making is, it is a complete misstatement to say that as a result of NTP 99 or the migration package which followed, there was loss of revenue. The people who are talking about it do not know their facts properly. उनकी टिप्पणी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. Yes, that's exactly what I am saying. The Prime Minister, whether he was criminally culpable or not, there is not enough evidence to suggest that, but that he was complicit is clear from the records. Yes. I mean, if the Prime Minister says, let's maintain arm's length, then somebody has to ask the Prime Minister, why did he say this? Isn't it? If Raja reported that I am preponing the cut-off date from 1st October to 25th September,
and reported this to the Prime Minister, somebody should ask the Prime Minister, why did you agree? Why didn't you stop him then and there? And you see, like this, there will be 20, 30 questions which should be asked of the Prime Minister. क्या लिया गया? स्पेक्ट्रम जो लिया गया नहीं, डिफेंस के पास ही स्पेक्ट्रम है, वही मालिक हैं, और उन्होंने पहले जैसे रेडियो के लिए, टेलीविज़न के लिए, पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए समय समय पर वो स्पेक्ट्रम अवेलेबल कराते रहे हैं। जब मोबाइल टेलीफोनी आई तो मोबाइल टेलीफोनी को भी उसी स्पेक्ट्रम को यूज़ करना था, इसलिए जाहिर है कि डिफेंस से बातचीत करके ही वो स्पेक्ट्रम रिलीज़ कराना संभव था, और समय समय पर सरकारों ने डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके स्पेक्ट्रम रिलीज़ करवाया है। इसमें था सर, चर्चा इस बात की हो रही है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी का जो लेटर सामने आया है आरटीआई के मार्फत, वो जिस बात को हाईलाइट करता है उस समय के वित्त मंत्री के ओपिनियन और उनके चेंज ऑफ स्टैंड, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि लेटर भले ही आरटीआई के मार्फत आया हो, लेकिन ये एक्चुअली प्रधानमंत्री को उससे अलग दिखाने की कोशिश है? जो बात आप कह रहे हैं उनकी संलिप्तता की बात ये शो करता है कि वित्त मंत्री बेशक जिम्मेदार रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं जान रहे थे। नहीं, देखिए, ये नोट जो है ना, जो अब पब्लिक डोमेन में है, इस नोट में शुरू में ही कहा गया है कि दिस हैज़ बीन सीन बाय फाइनेंस मिनिस्टर। वो पूरा नोट उन्होंने देखा, अप्रूव किया, तब प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया। और जो चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है, जिसको कि फाइनेंस मिनिस्टर ने के देखने के बाद ही भेजा गया, वो प्रधानमंत्री के ध्यान में उनका कार्यालय नहीं लाएगा, ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल है। उनको निश्चित रूप से पुटअप हुआ होगा, प्रधानमंत्री के कार्यालय के जब फाइल्स खंगाले जाएंगे तो पता चलेगा उनको पुटअप हुआ या नहीं पुटअप हुआ। Sir, as you said, as you mentioned, that there's nothing new in this note that you did not know, and at the time when the PAC draft report was presented, you had pointed out that the then final minister was also involved. Point number one. Second, you said that the BJP has been liberal and lenient with Chidambaram. Right from the beginning, now you're asking to stand. So is it the part of a political strategy to now harden a stand and let's claim the PMC? नहीं, हमको लेट मी एक्सप्लेन दिस। First, when I addressed you in these premises, it was another role. After the PAC draft report had become public, I told you that Chidambaram is equally involved in all this. I remember there was a meeting of the party, which the Delhi party had organized in Mavlankar Hall, where I made the same point and demanded a CBI probe in Chidambaram's role. So this is something which the party has been demanding ever since. And demanding on the basis of what? Demanding on the knowledge which is contained in this note, to which we had become privy when we functioned in the PAC. What is the importance of this document which has now been made available by RTI? The importance of this document is that it confirms our suspicion, because the finance ministry now is saying the same thing. So, if you don't want to give any value to the PAC report, if you don't want to give value to whatever we have been saying, how can you ignore this? That if MOF had stuck to the stand, then this would have happened. This is the finance ministry's note asserting the fact that finance ministry changed its stand. Not sticking means what? Changing? You shifting your stance? And as far as the party is concerned, let me make it very clear, the party has been taking a hard line on Chidambaram from day one. I was saying it somewhat lightly when I said they have been soft, because I wanted to add that Chidambaram's place today is in the same cell in Tihar as Raja.
के जब जेपीसी के सामने ये मुद्दा आएगा तो हम अपनी बात पूरी मजबूती से रखेंगे। ठीक, यस। No, there is no question of presuming guilt. You know, there is, under our law, there is an inquiry by the agency of police, in this case, the CBI. Let's not also forget that CBI started investigation into this matter on the basis of a CVC report. So there was a CVC inquiry, there is a CBI inquiry, there is a Supreme Court monitoring. So nobody is guilty in law unless he is convicted. We'll wait for that. But there is something called prima facie guilt in law, and you proceed against people on the basis of their prima facie guilt. Thank you.